हेलो गाइस, आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं पिछले 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 अपडेट की तरफ। आज की पहली और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन को लेकर। पिछले कल की टॉप 10 अपडेट्स में मैंने आपको बताया था कि स्विट्जरलैंड में जो पीस समिट ऑन यूक्रेन हो रहा है उसमें ना ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही गए, ना ही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर, बल्कि भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में वेस्ट के सेक्रेटरी पवन कपूर सर को भेजा था ताकि भारत, रशिया और यूक्रेन के बीच एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन कर सके। अब खबर आ रही है कि ये जो स्विट्जरलैंड में पीस समिट हुआ था इसमें हिस्सा ले रहे 90 से ज्यादा देशों ने वहां पर एक जॉइंट कम्युनिके को साइन किया था, जिसको भारत ने उस समय सीधा रिजेक्ट ही कर दिया। और वहां पर भारत को रिप्रेजेंट कर रहे पवन कपूर सर ने दुनिया के सभी देशों के सामने उस जॉइंट कम्युनिके को एंडोर्स करने से इनकार कर दिया। दरअसल जब भी दो या दो से ज्यादा देशों के बीच कोई समिट, कोई मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि मीटिंग का क्या क्रक्स निकला और मीटिंग में हिस्सा लेने वाले सभी देश कौन कौन सी बातों के ऊपर राजी हुए। अब क्योंकि इस पीस समिट में सबके सब या फिर ये कह लो कि मैक्सिमम देश एंटी रशिया देश थे और बेहद कम देश ही न्यूट्रल देश थे, इसलिए ऑब्वियस था कि जो भी मीटिंग के बाद जॉइंट स्टेटमेंट आएगी, जॉइंट कम्युनिके आएगा, वो रशिया विरोधी होगा और उसमें युद्ध का सारा दोष रशिया के ऊपर ही डाला जाएगा। अब जब ये जॉइंट कम्युनिके भारत को रिप्रेजेंट कर रहे पवन कपूर सर के पास आया, उन्होंने इस जॉइंट स्टेटमेंट को भारत की तरफ से इंडोर्स करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और कहा कि भारत का स्टैंड इस जॉइंट कम्युनिके से पूरी तरह से डिफरेंट है, यानी कि अलग है। भारत मानता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि दोनों पार्टीज यानी कि रशिया और यूक्रेन दोनों ही पार्टीज को मान्य हो, यानी जिसको दोनों ही देश माने। और न सिर्फ भारत बल्कि भारत के साथ साथ दुनिया के 13 देश और भी थे जिन्होंने इस जॉइंट स्टेटमेंट के ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया। टोटल दुनिया के 92 देशों ने इस पीस समिट में हिस्सा लिया, उसमें से 89 देश यूक्रेन के साथ खड़े हुए, जबकि 13 देशों ने इस जॉइंट कम्युनिके को समर्थन देने से इनकार कर दिया। वहीं पर भारत का पुरजोर तरीके से साथ दिया सऊदी अरब ने, और सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी इस जॉइंट स्टेटमेंट को मीनिंगलेस बोला और कहा कि इसका कोई भी महत्व नहीं है। जब तक पीस प्रोसेस में रशिया की पार्टिसिपेशन नहीं होगी तब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दरअसल जब मैं आपके लिए टॉप 10 अपडेट्स ढूंढ रहा था तो एक रिपोर्ट मेरे सामने आई जिसमें दुनिया के सभी देशों को नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज के आधार के ऊपर रैंकिंग दी गई थी, यानी जिस देश में जितनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज होंगी उसका रैंक उतना ही ऊपर। एंड आपको हैरानी होगी ये जानकर कि इस रैंकिंग को टॉप किया है भारत ने। रिपोर्ट के मुताबिक भारत वो देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 5349। सेकंड नंबर के ऊपर 3277 यूनिवर्सिटीज के साथ इंडोनेशिया है। थर्ड नंबर के ऊपर अमेरिका है और अमेरिका में 3180 यूनिवर्सिटीज है। फोर्थ नंबर के ऊपर चाइना में 2495 यूनिवर्सिटीज है, यानी कि भारत से आधे से भी कम। इसके आगे के देश आप वीडियो को पॉज करके इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। आज की तीसरी अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि भारत ने रशिया के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर की शुरुआत की थी जो भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए AK-203 राइफल्स भारत में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी इन AK-203 राइफल्स की डिलीवरी भारतीय सेना को स्टार्ट हो गई है, लेकिन इसके साथ ही खबर आ रही है कि रशिया ने एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्टर्स की टीम को भारत भेजा है जो कि भारत में आकर भारतीय सेना के ट्रेनिंग कमांड के टेक्नीशियंस को AK-203 राइफल्स की मेंटेनेंस और रिपेयर करना सिखा रही है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्कूल में, जो कि गुजरात के वडोदरा में स्थित है। इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेस के टेक्नीशियंस हिस्सा ले रहे हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है AK-203 राइफल्स की एक्सपर्टीज और स्किल सेट भारत को ट्रांसफर करना। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। आपको याद होगा अमेरिका ने भारत के ऊपर आरोप लगाया था कि भारत सरकार का एक एजेंट ने सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करवाने के लिए चेक रिपब्लिक में बेस्ड निखिल गुप्ता को हायर किया था। अमेरिका के आरोपों के मुताबिक निखिल गुप्ता ने फिर अमेरिका के अंदर वहां पर एक हिटमैन को हायर करके पन्नू की हत्या करवाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने एडवांस भी पे किया था। अब जिस हिटमैन को निखिल गुप्ता ने अमेरिका के अंदर वहां पर हायर किया था वो निकला CIA का एजेंट, इसलिए अमेरिका को इस असैसिनेशन अटेम्प्ट का पता चल गया। अब ये अमेरिका का टेक है, अमेरिका का कहना है। इसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि चेक रिपब्लिक को कॉन्टैक्ट करके उनकी सरकार को कहा कि वो निखिल गुप्ता को अमेरिका को एक्स्ट्राडाइट करें, यानी कि उसकी कस्टडी अमेरिका को सौंप दें, क्योंकि उसने अमेरिकन सॉइल के ऊपर एक US सिटीजन की हत्या करने की कोशिश की थी। इसी के बाद निखिल गुप्ता ने चेक रिपब्लिक की कोर्ट में वहां पर अपील की थी और ये मांग की थी कि ये एक्स्ट्राडिशन रोकने और कोर्ट से इस एक्स्ट्राडिशन को रोकने की मांग की थी, जिसको चेक रिपब्लिक की कोर्ट ने वहां पर रिजेक्ट कर दिया था। अब खबर आ रही है कि चेक रिपब्लिक ने निखिल गुप्ता को अमेरिका को सौंप दिया है और निखिल गुप्ता अब अमेरिका के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में बंद है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये MDC ब्रुकलिन की ऑफिशियल वेबसाइट का है, जहां पर कैदियों की डिटेल्स को अपलोड किया जाता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक निखिल गुप्ता को यहाँ पर रखा गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इस केस से रिलेटेड अमेरिका और भी कई सारे गंभीर आरोप भारत के ऊपर लगा सकता है। मैं इस केस को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ, जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर लूंगा। अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर।
आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में पिछले कुछ दिनों से वहां पर कई सारे आतंकी हमले अचानक से हो रहे हैं और वहां पर कई सारे आतंकी अचानक से एक्टिव हो गए हैं, जबकि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट ही होने वाली है। अमरनाथ यात्रा 13 दिनों के बाद 29 जून को स्टार्ट होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आतंकी अमरनाथ यात्रा के ऊपर भी हमला कर सकते हैं और यासी की तरह अमरनाथ यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं के ऊपर हमला हो सकता है। ऐसे में पिछले कल देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिक्योरिटी को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की, जो कि 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक चली। इस मीटिंग में हमारे NSA अजीत डोवाल सर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे सर, इंडियन आर्मी चीफ डेजिग्नेट यानी कि अगले आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर तपन देखा सर, CRPF के DG अनीश दयाल सर, BSF के DG नितिन अग्रवाल सर और J&K पुलिस के DG RR सुवेन सर और कई सारे टॉप ऑफिशियल्स इस मीटिंग में शामिल थे। खबर आ रही है कि मीटिंग में इन सब सिक्योरिटी एजेंसीज को भारतीय सरकार की तरफ से पूरी छूट दे दी गई है और कहा गया है कि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को ठीक लगता है वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है DRDO को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही है कि DRDO जो शोल्डर माउंटेड शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा था वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जिसके बाद अब DRDO इनको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर टेस्ट करने जा रहा है। क्योंकि चाइना के साथ हमारे सभी बॉर्डर्स हाई एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, इसलिए सुनिश्चित किया जा रहा है कि ये शोल्डर माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्यूरेटली काम करे। DRDO अपने ट्रायल्स के बाद प्रोटोटाइप्स को आर्मी और एयरफोर्स को देगा, फिर वो इसके ट्रायल्स और असेसमेंट करेंगे और अगर दोबारा कोई चेंजेस की डिमांड नहीं आई तो उनकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये पहली बार है जब हमने स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ शोल्डर माउंटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अंदर ही डेवलप किए हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवान स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पीस समिट को अटेंड करने के बाद वहां से डायरेक्ट फ्लाई करके भारत पहुंच गए हैं। आज वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर के साथ बायलैटरल मीटिंग्स करेंगे और दोनों देशों की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का आगे क्या स्वरूप होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 2-3 अलग अलग जगह के ऊपर अटैक्स किए थे। उसमें पाकिस्तान के शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। मे भी भारत अमेरिका के साथ वो भी शेयर करे ताकि अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले और आगे आने वाली अमरनाथ यात्रा शांति से हो। आज की 8th अपडेट आ रही है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को लेकर। दरअसल सुपर 8 में जाने वाली 8 टीम्स पूरी तरह से फाइनलाइज हो गई हैं। ग्रुप 1 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है, जबकि ग्रुप 2 में अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका है। दोनों ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम्स सेमीफाइनल्स में एंटर होंगी और उनमें से जो जीतेगा वो फाइनल्स में। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये वर्ल्ड कप भारत जीत पाएगा, हाँ या फिर नहीं? कोई और टीम जीत सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत और कनाडा को लेकर। दरअसल साल 2019 का G7 समिट फ्रांस ने होस्ट किया था और वहां से G7 समिट्स में भारत को लगातार इनवाइट करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। 2020 में US में होने वाला G7 समिट कोविड के कारण कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में इस बार इटली ने भी भारत को इनवाइट किया। अब जो अगले साल 2025 का G7 समिट होना है उसको होस्ट करना है कनाडा ने। इसी को लेकर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि क्या वो भी अगले साल के G7 समिट में भारत को इनवाइट करेंगे, तो उसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अगले साल जब कनाडा G7 का प्रेसिडेंट बनेगा तभी हम इसके बारे में बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो कनाडा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अगले साल 2025 के अक्टूबर महीने में होने वाले हैं। ऐसे में अगले साल का G7 समिट जस्टिन ट्रूडो को ही होस्ट करना है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या वो भारत को इनवाइट करते हैं या फिर नहीं। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर। न्यूज आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद 14 जून को जो हफ्ता खत्म हुआ है उस एक हफ्ते में FPIs ने इंडियन मार्केट में 11,730 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। यानी डोमेस्टिक के साथ साथ विदेशी इन्वेस्टर्स ने भी कोalition गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा जताना स्टार्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।